जी बच्चों, बोन डिजीज़ेज़ के लिए हम लोगों ने इन डिजीज़ेज़ को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों के सामने 3 जो मिनरल्स हैं वो डिस्कस किए हैं इन प्रीवियस लेक्चर, जिसमें एक आपके पास था कैल्शियम, ठीक है? और इसकी रेगुलेशन के लिए जो डिफरेंट हार्मोन्स थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, जिसमें मेजर हम लोगों ने पीटीएच और इसके साथ जो विटामिन डी है, इसका रोल देखा था कि ये किस तरह से कैल्शियम होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। कैल्शियम के अलावा हम लोगों ने फॉस्फेट और मैग्नीशियम इन मिनरल्स को भी डिस्कस किया था। आल्दो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं और वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एज अ को फैक्टर एक्ट करते हैं। कहीं पे आपका जो बॉडी फ्लूइड है उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहीं पे वो चैनल्स जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं उनको ओपन और क्लोज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स को इनलिस्ट करके इनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों के सामने रखी थी कि ये बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं 3 को डिस्कस करने का मकसद ये था कि इनमें से जो 2 हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी डेफिशिएंसी की वजह से या इनका बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से बोन्स की जो डिजीजेस हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, सो पहले अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कैल्शियम को किसने रेगुलेट करना है और जो हार्मोन्स कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं उनका इफेक्ट क्या है फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो डेफिनेटली हम लोग बोन डिजीजेस को नहीं समझ सकेंगे, बिकॉज बोन डिजीजेस में मल्टीपल टाइम्स कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी या पीटीएच हार्मोन का जिक्र होगा। ठीक है, सो जो ये हमने मिनरल्स पहले पढ़े हैं ये सिर्फ इसलिए डिस्कस किए थे ताकि बोन डिजीजेस में आने वाली टर्मिनोलॉजीज और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इजीली ग्रैब कर सकें। ओके, अब इन्हीं बोन डिजीजेस के अंदर अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि एक्चुअली बोन्स में जो प्रोसेस है बोन्स की फॉर्मेशन का और बोन्स की ब्रेकडाउन का, इसमें एक बैलेंस होता है नॉर्मली। ठीक है, आपके पास कुछ बोन्स बोन्स के ऐसे सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ठीक है, जो न्यू बोन्स बनती हैं, जब हम अगर किसी यंग इंडिविजुअल की बात करें जो कि अभी ग्रोइंग एज में है, जब उसका मसल मैस बॉडी मैस बन रहा होता है, बोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस टाइम हम कहते हैं कि इस इंडिविजुअल के अंदर देर इज अ हाई ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी वो बोन सेल्स जो कि बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो सुपर एक्टिव है, बिकॉज इस केस में इन्वायरमेंट ऐसा है, सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, हार्मोन्स वो सारे अवेलेबल हैं जो कि बोन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल, जरूरी नहीं कि ओस्टियोक्लास्ट हमेशा एबनॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ही एक्ट करते हैं, बल्कि ओस्टियोक्लास्ट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर भी बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं या बोन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। ठीक है, और ये बोन रिजॉर्प्शन का हमें पता है, रिजॉर्प्शन में सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं आएगा, इसमें हम डीमिनरलाइजेशन की भी बात करते हैं। सो वी ऑल नो कि देयर आर सम हार्मोन्स जो कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए भी इन सेल्स को बोन रिजॉर्प्शन करवाने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, सो आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन करवाते हैं नॉर्मली, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं, बोन की डीमिनरलाइजेशन या ब्रेकडाउन करवाते हैं। और ये जो दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ये दोनों प्रोसेसेस एक्चुअली एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यानी आपके पास जो बोन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एंड सिमिलरली बोन की ब्रेकडाउन का प्रोसेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम होता है ताकि किसी इंडिविजुअल के अंदर बोन्स बन भी रही हों और वहाँ पे जो ओल्ड बोन्स हैं या जो अगर मिस फोल्डिंग है या किसी वजह से फ्रैक्चर हुई है तो वो साथ साथ डिग्रेड भी होती जाए। सो इनमें एक बैलेंस होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है फॉर्मेशन के प्रोसेस में और ब्रेक डाउन के प्रोसेस में। बट समटाइम्स किसी फैक्टर की वजह से आपकी बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस कम हो जाता है और ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो है वो अप रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस हैं इनको हम कहते हैं कि अल्टीमेटली दीज आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर बोन डिजीजेस, और इस केस में आपके पास ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी आपके जो ओस्टियोब्लास्ट हैं जो बोन को बना रहे हैं उन सेल्स की एक्टिविटी कम है, बट बिकॉज ऑफ द सर्टेन फैक्टर्स
आपकी जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, जो बोन की रिसॉर्प्शन करवाने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी है, विच इज द मेन कंडीशन फॉर द बोन डिजीजेस। ठीक है, और इसमें आपके पास मल्टीपल बोन डिजीजेस आ सकती हैं, जिसमें आपके पास ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेल्शिया, रिकेट्स और पेगेट्स डिजीज। ठीक है, ये डिजीजेस आ सकती हैं। और जो फैक्टर्स मैं बता रही हूँ जिनकी वजह से बोन की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है, वो भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक उसमें एज का फैक्टर भी आ सकता है, उसमें फीमेल्स के अंदर जो मेनोपॉज है, ये वाला प्रोसेस भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपकी जो डीमिनरलाइजेशन है बोन की, ये भी हो सकती है रीजन। और आपके पास यहाँ पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी इसकी रीजन हो सकती है। ठीक है, सो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि इस बैलेंस को, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और इन बोन डिजीजेस के चांसेस को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सो ये मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, और इसको माइंड में रखते हुए हम लोग बाकी जो बोन डिजीज। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके पास ये जो बोन डिजीजेस हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ मार्कर्स होते हैं। लाइक हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइम पे इस पर्सन के अंदर जो बोन डिजीज है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, सो ये चीज तो हमने देख ली कि बोन्स में कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और अगर किसी वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग सम बायोकेमिकल मार्कर्स। यानी जस्ट लाइक अदर डिजीजेस, हम लोग बोन डिजीजेस के लिए भी कुछ मार्कर्स को यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन जो है वो ससेप्टेबल है, या पर्सन के अंदर वो डिजीज डेवलप हो रही है, वो अर्ली स्टेज में है या लास्ट स्टेजेस के अंदर है, यानी कंडीशन जो है वो बोन्स की वो ज़्यादा डिटीरिएट हो चुकी है या अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है बोन्स की डिग्रेडेशन। ठीक है, सो कुछ मार्कर्स मैं आप लोगों के सामने इन लिस्ट करूंगी, इनके नॉर्मल फंक्शंस बताऊंगी, और फिर ये बताऊंगी कि इनको किस तरह से हम लोग बोन डिजीज को डिटेक्ट करने में, हाईलाइट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो 3 बायोमार्कर्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं जो कि बोन डिजीजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला मार्कर है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, अगर हम बायोकेमिकल मार्कर्स की बात करते हैं, मार्कर्स फॉर बोन डिजीजेस, ठीक है, सो इस कंडीशन में आपके पास पहला मार्कर है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन वी ऑल नो कि एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी प्रोलीन मीन्स कि दिस अमाइनो एसिड इज मॉडिफाइड। नॉर्मली तो आपके पास अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है ना कि इसमें एक अल्फा कार्बन है, उसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आर चेन प्रेजेंट है। ठीक है, बट समटाइम्स ये होता है कि आपके ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें आर चेन के ऊपर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन आपके पास इस केस में, प्रोलीन के केस में क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, यानी प्रोलीन में आपके पास जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है, इसमें फर्दर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होगा, सो दिस इज हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन जिसमें आपके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप की अटैचमेंट हो चुकी है। अब नॉर्मली हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कोलेजन, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे ज्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है वो है। अब नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास ये जो कोलेजन है, इसमें कुछ तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं,
जैसे यहाँ पे जो अबंडेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ग्लाइसिन है, लेकिन ग्लाइसिन एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ग्लाइसिन में आपके पास जो साइड चेन है दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, ग्लाइसिन में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी अनमॉडिफाइड होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइसिन और प्रोलीन ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी प्रोटीन के अंदर? कोलेजन प्रोटीन के अंदर, जो कि अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी की। यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सी है? कोलेजन। और इस कोलेजन के अंदर सम मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोक्सी, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, सो ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन बिकॉज प्रेजेंट है किसके अंदर? कोलेजन के अंदर। सो अगर आपकी जो है वो किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर, वो सीरम भी हो सकता है, उसमें आपके पास यूरिन सैंपल भी हो सकता है, उसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इट मीन्स के बोन और बोन के अराउंड ये जो कोलेजन है, कोलेजन के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि ये कोलेजन आपके नॉर्मली मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी तरह से आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, उनमें भी प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। यानी जितने आपकी बॉडी के जो बोन्स एंड बोन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है। सो कोलेजन नॉर्मली आपके पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू अटैच्ड हैं, और यहाँ पे जो लाइसिन और प्रोलीन है, सपोज हाइड्रोक्सी प्रोलीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टाइम पे ये आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बट जब इस कोलेजन की डिग्रेडेशन होगी, जब आपकी बोन ब्रेक होगी, बोन की रिजॉर्प्शन होगी, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन भी ब्रेक होगी, और प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद आपका ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो कि पहले यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन के साथ अटैच था, नाउ ये फ्री हो गया। ठीक है, सो ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन की कंसंट्रेशन जब आपके सीरम या फिर यूरिन सैंपल के अंदर इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि आपके बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हुआ हुआ है? एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है, उस केस में इस अनकॉमन अमाइनो एसिड या मॉडिफाइड अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सो ये एक तरह का मार्कर है। अगर हाइड्रोक्सी प्रोलीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो इट मींस कि इसका सोर्स क्या है? कोलेजन। बिकॉज बॉडी के अंदर कुछ आपके पास यही एक प्रोटीन है जिसके अंदर प्रोलीन जो है वो हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, सो हाइड्रोक्सी प्रोलीन का प्रेजेंट होना बॉडी फ्लूइड के अंदर इंडिकेशन है कि कोलेजन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है, और कोलेजन का स्ट्रक्चर क्यों डिस्टर्ब हुआ है, इसकी रीजन हो सकती है बोन डिजीज। सो आप इस अमाइनो एसिड को, इसकी कंसंट्रेशन को एज अ मार्कर डील कर सकते हो फॉर बोन डिजीजेस, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। और वो स्पेसिफिक मार्कर क्यों नहीं है? बिकॉज हम अपनी डाइट के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग जो है वो एज अ डाइट यूज करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एनिमल सोर्सेज, हम लोग वेजिटेरियंस प्योरली नहीं है, हम लोग अपनी जो डाइट है उसमें मीट को कंज्यूम करते हैं, और मीट के अंदर भी आपके पास कोलेजन जेलेटिन प्रेजेंट होती है। सो ऑब्वियसली वहां पे भी अगर आपके पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट है, तो उसके ब्रेक डाउन के बाद वहां पे जब आपके इंटेस्टिनल एंजाइम एक्ट करेंगे, तो तब भी हाइड्रोक्सी प्रोलीन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सो अगर आपकी डाइट ज्यादा प्रोटीन डाइट है, उसमें आप जो है वो जेलेटिन को ज्यादा इंटेक कर रहे हो, तो तब हाइड्रोक्सी प्रोलीन डाइटरी सोर्स से भी आ सकती है। लेकिन अगर आप जो है वो प्रोटीन लेते नहीं हो या जेलेटिन आपकी डाइट में नहीं है, बट स्टिल हाइड्रोक्सी प्रोलीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इट मीन्स कि इसका सोर्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कोलेजन है, जो कि बोन डिजीजेस की वजह से ब्रेक हुई है। सो हाइड्रोक्सी प्रोलीन is a biochemical marker for bone diseases. उसके बाद आपके पास है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, और ये एंजाइम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एएलपी एंजाइम, जो कि हमने लिवर डिजीजेस के अंदर भी पढ़ा था। और वहां पे मैंने आपसे कहा था कि इस एएलपी के आपके पास दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, एक आपके पास जो है वो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है एक फॉर्म, और दूसरी लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
सो यहाँ पे लिवर के अंदर इस अल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो एक्टिविटी है ये भी इंक्रीज होती है जब बोन टर्न ओवर जो है वो हाई हो रहा होता है, जब बोन की जो है वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस हाई होता है, तो उस टाइम पे इस एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी भी हाई हो सकती है। ठीक है, सो इसको भी हम बोन डिजीजेस के लिए एज अ बायोमार्कर यूज कर सकते हैं। बट अगेन हमें यहाँ पे एएलपी के साथ साथ जीजीटी की कंसंट्रेशन भी देखनी पड़ेगी, बिकॉज हमने ये पढ़ा था जॉन्डिस में, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर, कि अगर एएलपी के साथ जीजीटी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट मीन्स कि ये कोलेस्टेसिस की कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। बट अगर आपका सिर्फ एएलपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी आपकी मैच हो रही हैं, तो इट मीन्स कि इस टाइम पे आपका ये जो बायोमार्कर है ये लिवर डिजीज को इंडिकेट नहीं करेगा, बल्कि किसको इंडिकेट करेगा? बोन डिजीज को। सो यहाँ से हम इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं कि हमेशा एक मार्कर को देखते हुए हम कभी भी किसी डिजीज को डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए हमें उसके साथ जो पैरेलल मार्कर्स हैं, बायोमार्कर्स, उनकी कंसंट्रेशन भी चेक करनी पड़ती है, बिकॉज सम एंजाइम्स और सम मार्कर्स एक से ज्यादा डिजीजेस में उनके जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, सो सेम इज ट्रू फॉर एएलपी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इसका फंक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हुई हूँ लिवर डिजीजेस में, इसलिए आप वहां से उस रिकॉर्डिंग के थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने ये लिवर डिजीज का फंक्शन पुरानी रिकॉर्डिंग से देख के तो उसके बाद देखना है कि बोन्स के अंदर ये कैसे एज अ बायोमार्कर यूज हो सकता है। ओके, अब थर्ड आपके पास है ओस्टियोकैल्सिन। थर्ड मार्कर इज अ पेप्टाइड स्मॉल प्रोटीन। ठीक है, और ये एक्चुअली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओस्टियोकैल्सिन आपके पास थर्ड बायोमार्कर है। ठीक है, और ये एक स्मॉल प्रोटीन है, अबाउट 49 टू 50 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड है। ठीक है, इसमें एक्चुअली कैल्शियम को बाइंड करने की एबिलिटी होती है, और वो किस वजह से होती है? बिकॉज इस प्रोटीन के अंदर आपके पास एक और अनकॉमन अमाइनो एसिड है विच इज गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। इसकी हाई कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है। लाइक नॉर्मली अगर आप ग्लूटामिक एसिड को देखें, जो कि ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, तो इसमें भी आपके पास अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन, और साइड चेन में आपके पास एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गैमा कार्बन। ठीक है, ये आपके पास ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर मैंने बताया होगा। अब जो लिवर में आपके पास, सॉरी, जो बोन्स के अंदर प्रोटीन है ओस्टियोकैल्सिन, उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की एक मॉडिफाइड फॉर्म है विच इज गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ये प्रेजेंट होती है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो ग्लूटामिक एसिड है इसके गैमा कार्बन पे ठीक है, नॉर्मली जो ग्लूटामिक एसिड है अल्फा कार्बन पे तो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन, देन बीटा कार्बन, और ये गैमा कार्बन जो है आपका, इसमें नॉर्मली पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे इस गैमा कार्बन पे एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, और इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स की वजह से कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड कर सकती है, जो कि एक डाइवेलेंट केटाइन है। ठीक है, सो जो आपकी बोन्स के अंदर ये प्रोटीन है ओस्टियोकैल्सिन, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि बोन के अंदर कैल्शियम को बाइंड करना, उसको वहां पे होल्ड करना, उसको डिपॉजिट करवाना। ठीक है, सो अब ये ऑस्टियोकैल्सिन ना सिर्फ बोन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, बल्कि सम टाइम ये रिलीज भी होती है, प्लाज्मा में भी इसकी कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज होती है। यानी पूरी की पूरी ऑस्टियोकैल्सिन जो बन रही है वहां पे बोन्स के अंदर, वो
कैल्शियम को मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि बोन सेल्स कुछ अमाउंट के अंदर इस ओस्टियोकैल्सिन को प्लाज्मा में भी रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली ये किस कंडीशन में रिलीज होगी, जब आपके पास जो है वो बोन टर्नओवर, बोन मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको एक जो है वो इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हो, एक बायोमार्कर्स के तौर पे यूज कर सकते हो फॉर ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, कि जितनी ज्यादा ये प्रोटीन बनेगी, ऑब्वियसली ये उसी केस में बनेगी ना जब ज्यादा कैल्शियम अवेलेबल होगा, जब ज्यादा बोन की फॉर्मेशन हो रही होगी। सो आपके पास जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, यानी बोन फॉर्मेशन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इसकी कुछ अमाउंट आपको प्लाज्मा में भी नजर आती है। सो ओस्टियोकैल्सिन इज अ सेंसिटिव बायोमार्कर और इंडिकेटर फॉर ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ओके, ठीक है बच्चों, इन बायोमार्कर्स को माइंड में रखते हुए अब हम लोग डिस्कस करेंगे उन 3 बोन डिजीजेस को, 3 से 4 बोन डिजीजेस को जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने डिस्कस की थी। ठीक है, कि इन फैक्टर्स की वजह से आपके पास अगर ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है, नॉर्मल टर्नओवर का प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से ये बोन डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, अब इन डिजीजेस को एक बार देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली बोन्स के साथ होता क्या है। तो सबसे पहली डिजीज है आपके पास ओस्टियोपोरोसिस। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली ऑस्टियोपोरोसिस उसी कंडीशन में होगी जब आपके पास जो बैलेंस है बोन फॉर्मेशन एंड बोन रिसॉर्प्शन ये डिस्टर्ब होगा। और इसमें आपके पास जो बैलेंस है वो इस तरह से डिस्टर्ब होता है कि आपके पास जो ज्यादा रिएक्शन होगा, जो ज्यादा प्रोसेस होगा, दिस इज रिसॉर्प्शन, यानी फॉर्मेशन का प्रोसेस कंपैरेटिवली कम है और बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस हाई हो गया। सो अल्टीमेटली इसकी वजह से आपके पास जो कंडीशन डेवलप हो सकती है, दिस इज ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और इसकी जो है वो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। लाइक आप इसको किस तरह से करेक्टराइज कर सकते हो, ये हुआ क्यों है बैलेंस डिस्टर्ब। या तो आपके पास जो बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेंसिटी है, ऑब्वियसली वो कम हो गई है, एंड वी ऑल नो कि अगर मिनरल्स की डेंसिटी कम होगी, मिनरल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो बोन्स के अंदर जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, बोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक स्कैफोल्ड बनता है जो बोन्स को रिजिड रखता है, बोन्स को मेंटेन रखता है, वो बोन टिश्यूज का माइक्रो आर्किटेक्चर जो है वो डिसरप्ट या डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो बोन मिनरल डेंसिटी के लो होने की वजह से बोन टिश्यूज का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो बोन्स हैं उनमें फ्रैक्चर्स के रेट ज़्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब उनका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है, वो उस तरह से डेवलप ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है लो मिनरल डेंसिटी की वजह से, तो उनमें फ्रैक्चर की जो रेशो है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। कि ये एक नॉर्मल आपके पास एक पोरस बोन का माइक्रो एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ओस्टियोपोरोसिस होगी तो उसमें ये माइक्रो एनवायरनमेंट किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, कि आपके पास जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वहाँ पे गैप्स आप ऑब्जर्व करें, और इवन जो बोन्स बन रही हैं वो भी वीक हैं, और इनके ब्रेक होने के यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इस तरह की एक पिक्चर हमारे पास डेवलप होती है एक नॉर्मल पर्सन और एक ऐसे पर्सन के बोन्स की जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस के अगर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो सेम वही रिस्क फैक्टर जो कि पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं वो इन सभी डिजीजेस के ऊपर समहाउ अप्लाई होते हैं। जैसे एज का फैक्टर है, मेनोपॉज का फैक्टर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डी डेफिशिएंसी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक फैक्टर को देखें तो आप एज और मेनोपॉज इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो और इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो कि वुमेन्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस की वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्यों होती है। सो नॉर्मली बच्चों ये एज वाइज आप लोगों के पास एक जो बोन टर्नओवर है उसका एक सिनेरियो है कि हम लोग जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो 30s तक, इवन अर्ली लेट 20s तक आपके पास जो है फीमेल्स मेल्स दोनों के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। ठीक है, यानी आपका जो बोन्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, बोन मैस इंक्रीज हो रहा होता है, और इसमें आप लोग जो है वो शार्प इंक्रीज देख रहे हो। आल्दो फीमेल्स के अंदर ये कंपैरेटिवली कम है, मेल्स के अंदर ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल कंपोजिशन। उसके बाद आपके पास है कंसोलिडेशन फेज, जिसमें आपके पास जो है वो एक
नॉर्मल जो बैलेंस है वो अचीव हो गया, और उसके बाद जो न्यू बोन फॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो तभी होगी जब कोई पुरानी या ओल्ड बोन जो है वो डिग्रेड होगी, यानी बॉडी मास जो है वो उस तरह से डेवलप हो चुका है। अब जो यहाँ पे आपके पास बोन फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, ये ऑलरेडी डेवलप्ड बोन्स को मेंटेन या उस बॉडी मास को मेंटेन रखने के लिए होगा। ठीक है, सो ये एक स्टेडी स्टेट है, इसमें आपके पास दोनों प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और दोनों ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होते हैं, और वो इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी ये हो सकता है कि किसी एक प्रोसेस की कंसंट्रेशन एक टाइम पे ज़्यादा है और दूसरा जो प्रोसेस है उसका रेट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा से उस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी एक कांस्टेंट स्टेज को एक्वायर कर सकते हैं। बट आफ्टर 40 इयर्स इसके बाद नेचुरली आपका ये एज फैक्टर ऐसा है कि जो बोन मैस है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, और आप मेल्स के अंदर भी इस डिग्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन फीमेल्स के अंदर आप ये देखते हो कि जैसे ही मेनोपॉज होता है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद ये डिक्रीज बहुत लो लेवल पे चला जाता है, यानी आपके पास जो बोन मैस है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है, जो बोन की रिजॉर्प्शन की एक्टिविटी है, वो बहुत हाई होना शुरू हो जाती है। इसीलिए फीमेल्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अपनी अर्ली एजेस में और इवन कंसोलिडेशन फेज में मैक्सिमम ऑफ कैल्शियम को इनटेक करें, ताकि जब आगे जाके मेनोपॉज होगा तो तब ऑब्वियसली एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो नेचुरली वो डिग्रेड होनी है। ठीक है, सो अगर आपकी बोन्स में पहले से ही कुछ नहीं है तो उस टाइम पे कंडीशन ज़्यादा जो है वो एडवर्स हो सकती है। ठीक है, सो इन दोनों फैक्टर्स को आप कोरिलेट कर सकते हो कि नेचुरली एज की वजह से आपका जो बोन मैस है वो रिड्यूस होगा, लेकिन उन इंडिविजुअल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर जहाँ पे मेनोपॉज है, वहाँ पे ये बोन मैस रिडक्शन इवन ज़्यादा एग्रेसिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया, और इसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं जिनको मैं आगे ऑस्टियोमेल्शिया के साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ये भी बोन डिजीजेस करवा सकती है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि कुछ मार्कर्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को भी डिस्कस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एक प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होंगे वो ऑब्वियसली उन्हीं बायोमार्कर्स को स्कैन करना होगा। लेकिन जस्ट लाइक लिवर डिजीजेस, जैसे एंड पे हमने एंडोस्कोपी डिस्कस की थी कि हमें उस टिश्यू, उस ऑर्गन की एक पिक्चर भी चाहिए होती है, क्लियर कट पिक्चर चाहिए होती है कि क्या वाकई वहाँ पे कोई ट्यूमर, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो इसी तरह से हम लोग बोन्स की भी जो है वो एक तरह की एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एक एक्सरे एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उस बोन के टिश्यूज के अंदर एक्चुअली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है या किस किस्म का चेंज आया है वो हम चेक कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में आपने देखा था। ठीक है, सो बायोमार्कर्स के थ्रू एनालाइज करने के बाद आपके पास ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री एक टेक्निक है, जिसके थ्रू आप जो है वो एक्सरे एनालिसिस कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो कि आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं, बोन सेल्स, वो किस तरह से चेंज हुए हैं विद दी ऑस्टियोपोरोसिस, उनमें क्या क्या जो है वो चेंजेस आए हैं, वहाँ पे जो मार्कर्स हैं वो देखने के बाद आप माइक्रो इन्वायरमेंट जो बोन का है उसको एनालाइज करते हो। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रीटमेंट जो कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बिसफॉस्फोनेट्स। बच्चों कहाँ पे पढ़े थे आप लोगों ने ये बिसफॉस्फोनेट्स, कुछ याद है? नहीं मैम। नहीं, वेरी गुड। जहाँ पे मैं मिनरल मेटाबॉलिज्म करवा रही थी ना, वहाँ पे मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस की थी कि समटाइम्स आपका जो हाइपोकैल्सीमिया है, जब कैल्शियम लेवल कम होता है, जब बोन में मिनरल की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप बिसफॉस्फोनेट्स को इनटेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे भी उसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि अगर आपकी बोन डिजीज जो है वो डीमिनरलाइजेशन या लो बोन डेंसिटी की वजह से हो रही है, तो उस केस में आप जो है वो बिसफॉस्फोनेट्स को यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू इनहिबिट ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ओके। जी, ऑस्टियोपोरोसिस के बाद जो सेकंड कंडीशन है आपके पास, दिस इज ऑस्टियोमेल्शिया या फिर रिकेट्स। ठीक है, ये आपके पास दोनों डिजीजेस के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स डिफरेंट हैं।
ठीक है। ऑस्टियोमेल्शिया आपके पास वही कंडीशन जब एडल्ट्स में डेवलप होती है तो आप उसको ऑस्टियोमेल्शिया कह रहे हो, और अगर आपके पास यंग इंडिविजुअल्स के अंदर होती है, इस केस में ये डिजीज होगी रिकेट्स। ठीक है, यंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स आपके पास जो है वो मेनली इसकी जो प्राइम रीजन है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। यानी आपके पास वो हार्मोन, विटामिन डी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा ना कि जितना कैल्शियम हम इनटेक करते हैं उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है, बिकॉज ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है। अब अगर आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स कि चाहे आपकी डाइट में कैल्शियम अवेलेबल है, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और अगर कैल्शियम डाइट से या एक्सटर्नल सोर्सेज से कहीं से मैनेज नहीं हो रहा, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हो कि सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर पीटीएच रिलीज होगा, जो कि बोन्स के अंदर जो थोड़ा बहुत कैल्शियम पहले वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस कैल्शियम को बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज करवा देगा। ठीक है, सो इवन जो बोन्स के अंदर थोड़े बहुत स्टोर्स थे, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से वो स्टोर्स भी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज डेवलप होती है वो ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स है। अब वही दो हार्मोन्स जो इससे पहले हम लोग कैल्शियम कंसंट्रेशन में देख चुके हैं, एक तरह से ये उनकी रिवीजन है कि किस तरह से पीटीएच और किस तरह से आपके पास जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल है, जिसे कैल्सीट्रायोल भी कहा जाता है, ये दोनों हार्मोन्स किस तरह से कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो अगेन वही पॉइंट्स जो हम इससे पहले कैल्शियम होम्योस्टेसिस में देख चुके हैं, उनकी ये एक तरह से रिवीजन हो रही है कि पीटीएच आपके पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है इन रिस्पांस टू लो प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, और ये पीटीएच जो है वो बोन रिजॉर्प्शन करवाता है। आल्दो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इसके आगे से जो है वो 2 से 3 और फंक्शंस भी हैं कि बोन रिजॉर्प्शन के अलावा ये रीनल ट्यूब्यूल्स को प्रिवेंट करता है कि वो कैल्शियम को यूरिन में पास ना करें, बल्कि उसकी क्या करवाएं, रीएब्जॉर्प्शन करवाएं। ठीक है, सो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इसका सेकंड टास्क है। और जो तीसरा काम इसने करना है वो क्या है कि किडनीज के सेल्स के अंदर जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, जो कि नॉर्मली क्या करता है, इस कोलीकैल्सीफेरोल की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाता है, उस एंजाइम को एक्टिव करता है ताकि आपके पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बन सके। ठीक है, सो अगर किसी वजह से आपका ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम या तो ये अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके पास ये जो कोलीकैल्सीफेरोल है ये प्रेजेंट नहीं है, तो विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी, विटामिन डी अवेलेबल नहीं होगा। और अगर विटामिन डी अवेलेबल नहीं होगा तो इट मीन्स के कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाने वाला जो हार्मोन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, ये दोनों हार्मोन्स क्लियर हैं? यस मैम। ओके, अब यहाँ से ये जो पाथवे यहाँ मैं आप लोगों से डिस्कस करती आ रही हूँ, इसकी आप लोग देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू कि ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल नॉर्मली बनता किस तरह से है। ठीक है, सो आपके स्किन्स के अंदर, स्किन सेल्स जो हैं उनके अंदर एक प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मली 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रोल होता है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्किन सेल्स में, और जब अल्ट्रा वायलेट लाइट या यूवी लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, इसमें जो रिंग है वो ओपन हो जाती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलीकैल्सीफेरोल में। ये पहला स्टेप है, और इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, सनलाइट। ठीक है, जैसे ही आपकी स्किन सेल्स के अंदर कोलीकैल्सीफेरोल बनता है,
नाउ इस कोलिकैल्सिफेरोल ने अगर विटामिन डी में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले ये लिवर के पास जाएगा, ठीक है। और लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसको मैं सिंपली 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट है, ये इस कोलिकैल्सिफेरोल के 25th कार्बन के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस वन, उसके ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करवाता है और इसे कन्वर्ट कर देता है, कोलिकैल्सिफेरोल को कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, ठीक है। और उसके बाद पीटीएच हार्मोन किडनी के अंदर एक और एंजाइम को एक्टिव करता है, यानी अब जो दूसरा एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन के लिए आपको पीटीएच चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा है, 1 हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनीज में प्रेजेंट है। सो अब किडनीज में पीटीएच की प्रेजेंस में ये एंजाइम एक्टिव होगा और ये इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल की फर्स्ट पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करवाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन, ठीक है। और अब इसे कन्वर्ट करवा देगा किसमें, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सी ट्रायोल, ठीक है। सो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल को विटामिन D3 या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सी ट्रायोल भी कहा जाता है। सो ये प्रोसेस आपका नॉर्मली रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। अब यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अगर आप प्रॉपरली एक्सपोज, आपका एक्सपोजर नहीं है सनलाइट में, तो उस केस में भी विटामिन डी की प्रोडक्शन का प्रोसेस इफेक्ट होगा, बिकॉज कोलिकैल्सिफेरोल नहीं बनेगा। अगर सनलाइट में एक्सपोजर है और आपके एंजाइम्स किसी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली विटामिन डी की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, ठीक है। सो ये जेनेटिक रीजंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स फंक्शनल नहीं है, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है कि आप कितना ज़्यादा एक्सपोज होते हो सनलाइट की तरफ, ये डिसाइड करेगा कि विटामिन डी की कितनी कंसंट्रेशन होगी और क्या उसकी वजह से ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स डेवलप हो सकती है या नहीं, ठीक है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये दो डिजीजेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है कि इससे पहले जो दो डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स, ठीक है, इनके अंदर हमने एक कॉमन रीजन देखी है और वो क्या है कि आपके पास ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर देखा है कि वो एज की वजह से भी हो सकता है, वो मेनोपॉज की वजह से भी हो सकता है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एंडोक्राइन सिक्रीशंस के कम होने की वजह से भी हो सकता है। और ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स में हमने सिर्फ एक ही रीजन देखी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो रीजंस डिफरेंट हैं बट इफेक्ट सेम है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का इंक्रीज होना। अब जो थर्ड में यहाँ पे डिजीज डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज पेगेट्स डिजीज, इसमें होता क्या है कि जस्ट लाइक अदर टू डिजीजेस यहाँ पे भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी बोन रिजॉर्प्शन होती है, बोन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, बट उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी हाई हो जाती है, ठीक है। यानी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स कोशिश करते हैं कि जो ब्रेकडाउन, जो डिग्रेडेशन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की वजह से हुई है उसको रिवर्स करें और न्यू बोन्स की फॉर्मेशन करें, बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो एक्यूरेट नहीं है, वो क्या है, इनएक्यूरेट है। यानी आपके ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो बोन्स को ठीक से बना नहीं सकते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो न्यू बोन्स बनती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें जो आपकी एज के साथ साथ ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स हैं, इनकी बोन फॉर्मेशन की एबिलिटी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। यानी बनाएंगे तो सही, लेकिन जो बोन्स बनेंगी वो डिसऑर्डर्ड होंगी या वो मिसफोल्डेड बोन्स होंगी। उनका जो एक स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल होता है उस तरह से डेवलप नहीं होगा। ठीक है। सो पेगेट्स डिजीज के हवाले से आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रखने हैं कि इसमें ओस्टियोक्लास्टिक के साथ साथ ओस्टियोब्लास्टिक दोनों तरह की एक्टिविटीज आई होंगी। तो जो बायोमार्कर्स आप यहाँ पे देखोगे ना, उन बायोमार्कर्स में ओस्टियोब्लास्टिक बायोमार्कर्स भी होंगे और उसके साथ साथ ओस्टियोक्लास्टिक बायोमार्कर्स भी होंगे। जैसे हम लोगों ने अभी जो 3 बायोमार्कर्स पढ़े थे उसमें से एएलपी को हमने कहा था कि ये आपके पास जो है ये बोन टर्न ओवर में इंक्रीज होता है। इसी तरह से हमने ओस्टियोकैल्सिन की बात की थी कि ओस्टियोकैल्सिन भी आपके पास ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में इंक्रीज होता है। सो इन मार्कर्स की कंसंट्रेशंस भी ज़्यादा होंगी और इसके साथ साथ जो आपके पास बोन को ब्रेक करने वाले ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं उनके बायोमार्कर्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है। सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑस्टियोकैल्सिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन सारे बायोमार्कर्स, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे इंक्रीज होंगे बिकॉज दोनों तरह की एक्टिविटीज इस डिजीज के अंदर इंक्रीज होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का, बिकॉज जो न्यू बोन्स बन रही हैं वो आप कह लें कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज्ड है, वो डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। ओके। इन 3 मेजर डिजीजेस के अलावा कुछ आप कह लें कि कुछ अनकॉमन डिजीजेस हैं जो कि नॉर्मली डेवलप हो सकती हैं अगर हम अपनी डाइट के अंदर उन मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन ना रखें जो कि बोन के माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी तक मैंने आप लोगों के सामने फॉस्फेट का जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने ज़्यादातर कैल्शियम की बात की है। इसके अलावा आपके पास ओस्टियोक्लास्टिक ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का जिक्र किया है जिसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। बट इन एडिशन टू दीज 3 टाइप्स आपके पास जो है वो कुछ और बोन डिजीजेस भी हो सकती हैं। जैसे कि आप रिकेट्स को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो कि ये टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है, जिसमें आपके पास डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। समटाइम जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि आपके पास जो इंजाइम्स हैं नॉर्मली जिन्होंने विटामिन डी की प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है, अगर इनमें कोई म्यूटेशन है तो ये जेनेटिक रीजंस की वजह से रिकेट्स डेवलप हो रही है। और अगर आपके पास नॉर्मली सनलाइट का एक्सपोजर कम है तो इट मीन्स कि ये इन्वायरमेंटल या आपके लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से डेवलप हो रही है। ठीक है। सो इसको भी हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स को टाइप 1 टाइप 2 दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो जेनेटिक रीजंस की वजह से हो रहा है या फिर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो समटाइम्स अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैल्शियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो भी बोन के माइक्रो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। बिकॉज इस केस में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो है वो कैल्शियम समटाइम्स, एक तो कंडीशन ये थी कि वो फॉस्फेट के साथ स्टोन फॉर्मेशन बना देता है या फिर एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन आपके होना शुरू हो जाती है जॉइंट्स की। ठीक है, जितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप कर सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि नॉर्मली बोन्स के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, तो इस केस में आपके पास एक ऐसी फॉर्म ऑफ ओस्टियोमेल्शिया डेवलप हो सकती है जिसमें कैल्शियम की बजाय किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, फॉस्फेट की। ठीक है। सो ओस्टियोमेल्शिया भी आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन डी की वजह से डेवलप होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द हाइपोफॉस्फेटेमिया या फिर जो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम है जो कि डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, ये भी ओस्टियोमेल्शिया करवा सकती है। ये जो 3 कंडीशंस मैंने बताई हैं, इसमें यही वाली कंडीशन जो लो फॉस्फेट कंसंट्रेशन है, इसको आप फर्दर देख सकते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी या फिर आपके पास जो किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, जब वो फॉस्फेट के बैलेंस को मेंटेन नहीं रखते और उसकी वजह से अगर हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप होती है, तो ये आपके पास जो है वो ऑस्टियोमेल्शिया या रिकेट्स को डेवलप करवा सकती है।
ठीक है, सो ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि अनकॉमन है, और लेकिन ये डेवलप हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द लो मिनरल डेंसिटी इन बोन्स। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास जो है वो अगेन, अगर आप बायोकेमिकल टेस्टिंग की बात करते हो, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि हम किस तरह से लेबॉर्ट्री के अंदर जो है उन पेशेंट्स के बोन डिजीज़ को या ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को मैयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ तो सीरम प्रोटीन्स हो जाएंगी, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी की अभी आपने बात की है, इसी तरह से ओस्टियोकैल्सिन एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में रिलीज होती है फ्रॉम ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको आप एज अ मार्कर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कैल्शियम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन है इनको भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये कैल्शियम कंसंट्रेशन भी बोन्स की रिजॉर्प्शन के रिस्पॉन्स में कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, सो ये वो सारे के सारे मार्कर्स जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इन मार्कर्स को आप यूज कर सकते हो फॉर द फॉलो अप ऑफ द बोन डिजीजेस। और इवन अगर आप पेशेंट को रिकमेंड करते हो कोई मेडिसिन वगैरह, तो उसके बाद आप उसका जो एक्टिविटी है ओस्टियोब्लास्टिक या ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, उसको कंपेयर करने के लिए कि क्या वो ड्रग या डिजीज जो मेडिसिन आपने रिकमेंड की है वो इफेक्टिव है या नहीं, आप इन्हीं मार्कर्स को यूज कर सकते हो फॉर दी फॉलो अप स्क्रीनिंग। ठीक है, सो यहाँ तक बच्चों आप लोगों का बोन डिजीजेस का जो चैप्टर